नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। जय पटेल जी, बाबा, पापा जी, कैसे कैसे नाम रखते हैं सर आप लोग। लखबीर, कलसी जी, कलसी जी, और राज मेवचा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नमः अस्ते नितिन सर, हाँ, नमो अस्तु, राम राम साहब। चलिए, मेरा देश बदल रहा तो बहुत सुना आप लोगों ने, लेकिन आज थोड़ा सा बदल कर मेरे देशवासी बदल रहे हैं। हम इस पर थोड़ी चर्चा कर रहे हैं, और ये एक थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा आप लोगों को सुनने में कि देशवासी भला कैसे बदल सकते हैं, कि देशवासी क्यों बदल रहे हैं। तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं जिसमें कि कई सारी चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे शाह फैज़ल की। आज का बहुत हॉट टॉपिक है, और शाह फैज़ल के बारे में इसलिए चर्चा करना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से उन्होंने यूपीएससी में सिलेक्ट हुए, आईएएस बने, और उसके बाद में छोड़ दिया आईएएस, फिर कहा कि मुझे तो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, और मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कश्मीरियों को मारा जा रहा है इसलिए। एक साल के अंदर ही अक्ल ठिकाने लग गई है, एक साल के अंदर अक्ल ठिकाने लग गई है, और अब कहते हैं मुझे वापस आईएएस ज्वाइन करना है। ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी अखबारों में तमाम जगह ऐसी न्यूज़ आ रही है। तब फिर क्या करना चाहिए? ज्वाइन कराना चाहिए, नहीं कराना चाहिए? अंकिता जी ने तो फरमान जारी कर दिया है, बोले भगा दो सबको। ठीक है, गौरव जी आप नए नए आए हैं, लगता है आपको पता नहीं है कि मेरे लाइव में जो मुद्दा होता है उसी से संबंधित टॉपिक होते हैं, उसके अलावा हम सवाल नहीं लेते। राइट, फॉर वंस एंड फॉर ऑल, सभी के लिए ये बात क्लियर हो जाए कि जो मुद्दा है उसी पर सवाल लिए जाएंगे, उसके अलावा कोई सवाल नहीं लिया जाएगा, और सवाल बाद में लेंगे। ठीक है। अब शाह फैज़ल को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब नौकरी छोड़ी तब ये कहा कि मैं नौकरी इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कश्मीर में किलिंग्स हो रही हैं ऑफ इनोसेंट पीपल। कोई किलिंग नहीं हुई, गोली भी नहीं चली, 370 हट गई, सब कुछ हो गया। वो दर्द जो था वो छलक रहा था वहाँ, इसलिए छलक रहा था क्योंकि उस समय साहब बाहर थे, पढ़ने गए थे, और पढ़ने के नाम पर वहाँ जिहादी मानसिकता उनके दिमाग में भरी जा रही थी। कुछ लोग भर रहे थे, खाली हार्ड डिस्क होता ना दिमाग, उसको भरा जा रहा था। लेकिन बहरहाल वापस आने के बाद उन्हें समझ में आया कि भैया ये तो नहीं चलने वाला, 370 भी हट गई, एक गोली नहीं चली, कोई परेशान नहीं, और अब सब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में सारे के सारे कश्मीरी आ रहे हैं। कश्मीर का हमने पहले भी दिखाया आपको, जिस तरह से ऐसे ऐसे गाँवों में बिजली पहुंच रही है जहां आज तक नहीं थी। सोचिए, भारत आज़ाद हो गया, क्या आप मान सकते हैं ऐसे भी गांव हैं जहां बिजली का तार ही नहीं है। ऐसी जगहों पर जहां कश्मीर के अंदर बिजली नहीं थी वहां बिजली पहुंच रही, पानी नहीं था पानी पहुंच रहा है, तो लोग खुश हैं और लोग भारत के साथ रहना चाहते हैं। अब ये चीज़ बड़ी परेशानी वाली है, पार्टी बना ली थी, अब क्या करें? तो आज कहते हैं कि मैं पार्टी मटेरियल नहीं हूँ, मैं पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स नहीं कर सकता, मैं पॉलिटिक्स का मटेरियल नहीं हूँ। हम तो शुरू से ही कहते हैं पॉलिटिक्स इतनी आसान नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे भी यहाँ पर बोलते हैं आपको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, हम तो मना कर देते हैं, पॉलिटिक्स हमारे बस की बात नहीं है। तो हर किसी की बस की बात नहीं होती। शाह फैज़ल जी, आपको एक साल बाद समझ में आया, तो क्योंकि मैं आपसे सीनियर हूँ इसलिए मुझे जल्दी समझ में आ गया, आपको थोड़ा लेट आया, कोई बात नहीं, ये लेट भी सही। अब सवाल ये उठता है कि वो यूपीएससी वापस ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या सरकार को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मैं कोई बात एकदम से बोलूं इससे पहले थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहता हूं आपको, है ना। थोड़ा सा देखिए कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। शाह फैज़ल दलाल है, फलान है, ढिकान है। अरे आप लोग बड़ी जल्दी, आप लोग का पेट का पानी बड़ी जल्दी हिल जाता है, थोड़ा तसल्ली रखो ना यार, इतनी जल्दी क्या है ना। वाई टू रन आफ्टर, इतनी जल्दी क्यों हो जाती है आप लोगों को भागने की। चलिए, अब मैं आपको ज़रा ट्वीट दिखाता हूँ। ताहिर अशरफ साहब हैं, ताहिर ए, ठीक है। नरेंद्र मोदीज पपी एनालॉजी ऑन 2002 गुजरात राइट शोज हिज रियल कैरेक्टर सैडिस्टिक। ये कहते हैं ताहिर अशरफ जी, कोई और नहीं है, ये सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ठीक है, ताहिर ए कौन है ये आप ये देखिए। ताहिर अशरफ जी हैं, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, इंचार्ज हैं साइबर पुलिस कश्मीर के। ठीक है, इन्होंने ये लिखा था, कब लिखा था इसकी डेट भी आप देख लीजिए, 2013 में लिखा था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। संजय मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। तो इन्होंने 2013 में क्या लिखा कि नरेंद्र मोदी क्या है, वो उनकी विचारधारा पता चल रही है, जैसी उन्होंने वो कुत्ते के पिल्ले वाली बात कर दी थी, उससे बड़ा बवाल कटा था। ठीक है, अब इन्हीं का दूसरा ट्वीट भी हम लेते हैं, ये ताहिर अशरफ जी का दूसरा ट्वीट है। दोज डिनाई फ्रीडम, ये कश्मीरियों के लिए लिख रहे हैं, टू अदर्स डिजर्व इट नॉट फॉर देमसेल्व्स, अब्राहम लिंकन का कोट किया, और 2014 में कोट किया।
इनका कहने का मतलब ये था ताहिर अशरफ जी का कि भैया ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, आईपीएस हैं, कश्मीर के आईपीएस। तब फिर क्या किया जाना चाहिए? कश्मीर में तो ऐसे बुरे हाल हैं, वहाँ तो ये हाल है। ये मैंने 2013 और 2014 के आपको ट्वीट देखा है, राइट, 2013 और 2014। तो आजकल क्या कर रहे हैं ताहिर साहब? एक तो नाम बड़ा अच्छा है, आइए ज़रा देखते हैं ताहिर साहब क्या कर रहे हैं। ये रहे ताहिर साहब, ये रहा उनका ट्विटर अकाउंट, एसपी इंचार्ज, वही वाले हैं, कोई दूसरे नहीं, एक ही चीज़ है ना। तो अब सरा इसको आगे बढ़ते हैं। ताहिर साहब ने आज राहत इंदौरी जी नहीं रहे, उनके लिए आरआईपी कर दिया, रिप हो जाइए तो उनको रिप कर दिया है, ठीक है। ताहिर अशरफ जी वही हैं जो कह रहे थे, बड़ी बुरा उनको लग रहा था, और अब वो जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रहे हैं सिर्फ 9 घंटे पहले की। ये ताहिर अशरफ जी, मैंने कहा ना मेरे देशवासी बदल रहे हैं। 2013 में कौन से थे ताहिर साहब? देश विरोधी वाले। 2014 में कौन से थे? 2013 में मोदी विरोधी थे, 2014 में देश विरोधी थे, ठीक है। थोड़ा उनका प्रमोशन हुआ था। थोड़ा हम इन्हीं की टाइमलाइन पर नीचे चलते हैं, है ना, थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो हमको और बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें से कि आपको देखने लायक जो चीज़ है वो यहाँ आकर मिलेगी। हैप्पी रक्षाबंधन, ये भी ताहिर साहब ने ट्वीट किया। मैंने कहा ना मेरा देशवासी बदल रहे, देश तो बदल ही रहा, देशवासी बदल रहे। हैप्पी रक्षाबंधन। तो अब सवाल ये उठता है, इतना बड़ा मन परिवर्तन कैसे हो गया? ताहिर जी तो मोदी जी के विरोधी थे, देश के विरोधी हो गए, इंडिपेंडेंस मांगने लगे कश्मीर के लिए। फिर क्या हो गया अचानक से? हालांकि खुले शब्दों में नहीं कहा, लुके छुपे शब्दों में। तो मैं दिखा देता हूँ क्या हुआ। तो ये हुआ साहब, पिछली बार जब 370 धारा हटी थी, तब आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एक्यूज्ड ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी कैन नाउ बी फायर्ड विदाउट प्रोब। यानी एक बाबू की तो भूल ही जाइए, यदि कोई आईएएस आईपीएस भी जो सरकारी दामाद होता है, जिसको कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इसको नहीं हटा सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको नौकरी दी है, और वो जब भी साइन करता तो वहाँ लिखा होता है फॉर एंड ऑन बिहाफ, एक्टिंग फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता आईएएस आईपीएस कि आप उसकी नौकरी खा जाएंगे। कोई बाबू नहीं है जिसकी नौकरी खा जाएंगे आप। आईएएस आईपीएस की नौकरी नहीं जाती। लेकिन धारा 370 हटने पर, 370 हटाकर वहाँ गवर्नर रूल लगाने पर एक सबसे बड़ा फ़र्क क्या है? इसी क्लॉज में आर्टिकल, जो भारत का जो हमारे तमाम सारे आर्टिकल्स हैं, उनमें से एक आर्टिकल 311 है शायद, जहाँ तक मुझे याद आता है। तो 311 2C, उसमें बहुत स्पष्ट है कि यदि गवर्नर या प्रेसिडेंट ये मानता है कि ये व्यक्ति को नौकरी से हटाना देश के लिए ज़रूरी है, तो वो सीधे बर्खास्त कर सकता है किसी भी आईएएस आईपीएस। ये सिर्फ एक धारा है, इसके अलावा आप किसी भी प्रकार से आईएएस आईपीएस को सीधे नहीं हटा सकते बिना इंक्वायरी के। इंक्वायरी इज़ मस्ट, बिना इंक्वायरी के नहीं हटाया जा सकता आईएएस आईपीएस को, ये पूरे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन एक है आर्टिकल 311 2C, जिसमें कि संविधान ने ये ताकत दी है गवर्नर्स को और राष्ट्रपति को, यदि वो चाहे तो सीधे बर्खास्त कर सकता है नौकरी से, बिना सवाल जवाब के सीधे बर्खास्त। एक कलम चलाई, साइन की और बर्खास्त, आउट। सर आपको क्या लगता है राहत इंदौरी भी कट्टर हिंदू विरोधी थे? ऋषि बालीवाल जी, इस पर अभी 2 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर है। अब जो मन परिवर्तन हुआ ना ताहिर साहब का, वो इसलिए हुआ क्योंकि नौकरी जाने वाली थी, और ताहिर साहब ने खुद इसको ट्वीट किया, इसी न्यूज़ को ट्वीट किया ताहिर साहब ने। एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल इंक्लूडिंग आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एक्यूज्ड ऑफ एंटी नेशनल एक्टिविटी कैन नाउ बी फायर्ड विदाउट प्रोब। 4 अगस्त 2020 की, ठीक है। तो अब जब नौकरी पे बनी तो क्या कहते हैं वो, आप लोग को कहते हो ना, जब लगी पता नहीं क्या होने तो लगे राम राम भजने, ऐसा कुछ कुछ कहते हो ना आप लोग, है ना। तो कुछ उसी तरह का हुआ, है ना। देश के मुसलमानों को सुधरना पड़ेगा, इस देश में रूल फॉलो करना पड़ेगा, कोई रूल ब्रेक करेगा तो उसकी कोई खैर नहीं। जय हिंद, ऋषिकेश पुणे जी। ओके ऋषिकेश जी, आप अपना नाम बदल लीजिए ना प्लीज़, चैनल पर अपना नाम सही रखिए तो थोड़ा ईजी होता है पढ़ने में। खैर बहरहाल, तो अब हम कहाँ आते हैं? अब हम आते हैं वापस शाह फैज़ल पर। ये तो ताहिर थे, ऐसे बहुत सारे ताहिर सुधर गए कश्मीर के अंदर से, बहुत सारे ताहिर सुधर गए जो रक्षाबंधन की भी शुभकामनाएं देते हैं, जन्माष्टमी की भी शुभकामनाएं देते हैं, सारी शुभकामनाएं देते हैं। तब अब शाह फैज़ल को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? मेरे ख्याल से रखना चाहिए। राजनीतिक समझ ये बोलती है रखना चाहिए। हाँ, कट्टर वाली समझ ये बोलती है नहीं नहीं नहीं, भगा देना चाहिए। लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो, कुछ हासिल नहीं होने वाला। रखने से बहुत कुछ हासिल हो जाएगा। जैसे कि जो वहाँ पर जो लोग कूद रहे थे, जो अपना नैरेटिव एक सेट कर रहे थे, देखो कश्मीरी जो है वो
तो 370 हटने के बाद बड़ा खफा है। तो सबसे पहला नैरेटिव यहाँ सेट होता है कि कश्मीरी 370 हटने के बाद मुख्य धारा में आना चाहता, वो पत्थर नहीं फेंकना चाहता। जो लोग नौकरी छोड़ गए थे, पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले थे, वो भी वापस आ गए मुख्य धारा में और आकर यहाँ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, नियम इतने सख्त हो चुके हैं कि शाह फैज़ल जी हिल भी नहीं पाएंगे, ज़रा सा भी नहीं हिल पाएंगे, नियम इतने सख्त हैं। यानी कि जन्माष्टमी की और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं भी देनी पड़ेगी, यानी देश के साथ में काम भी करना पड़ेगा। पुनीत शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम कहते हैं। यानी देश के साथ काम भी करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा, देश के लिए करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूँ ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से 1-2 दिन में रख लो। इससे बड़ा जूता क्या होगा कि जो आदमी लगातार ये बोल रहा था कि कश्मीर में लोगों को मारा जा रहा है इसलिए मैंने नौकरी छोड़ी, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स का ये हो रहा है, कश्मीर अलग होना चाहता, भारत ज़बरदस्ती कब्जा किए हुए, 15 अगस्त को सलामी देनी पड़ेगी झंडे को। एक ही झंडा होगा, दूसरा होगा ही नहीं। सोचिए, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? क्या इससे बड़ा जूता कोई हो सकता है कि जो आदमी कल तक ये बोल रहा था कि मुझे देश से प्रॉब्लम है, मैं भारत के झंडे को नहीं मानूंगा, भारत के संविधान को नहीं अब वो भारत के संविधान को भी मानेगा, भारत के संविधान की शपथ भी लेगा, भारत के संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा। नौकरी तो किसी भी दिन निकाला जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि आज रख लेंगे तो कल नहीं निकाल पाएंगे, कल भी निकाल देंगे खट से। आर्टिकल 311 सेक्शन 2C वो मौजूद है और वहाँ गवर्नर का ही शासन है, केंद्र शासित प्रदेश है, हमेशा गवर्नर का कानून रहेगा। यानी हमेशा गवर्नर जब चाहेगा, जिस ऑफिसर को चाहेगा, चाहे वो IAS IPS क्यों ना हो, जिसे निकालना नामुमकिन होता है, उसे भी निकाल कर बाहर फेंक देगा, घर में सीधे घर से निकाल कर बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हुई। अब दूसरी बात, इस सारे एपिसोड में आखिर होगा क्या? जो कट्टरपंथी उनकी कमर टूट जाएगी, शाह फैज़ल को जिन्होंने हीरो बनाया था वो पता चलेगा ज़ीरो हो गया, कारतूस तो चला ही नहीं जो कोशिश करी थी, तो फटा ही नहीं जो कोशिश करी थी। उल्टा वो क्या हुआ, उल्टा भारत के लिए काम करेगा, देश के झंडे को सलाम करना पड़ेगा, भारत के संविधान को मानना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, एक कहावत है, मियाँ की जूती मियाँ का सर, कुछ वैसी वाली बात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से समझदारी, जो दूरदर्शिता है, वो इसमें है कि ऐसे लोगों को रखना चाहिए, ऐसे लोगों को ज़रूर रखना चाहिए। और मैं आपको सिर्फ इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि आखिर कितनी खलबली मची है। जो खलबली मची है शाह फैज़ल के नाम से, वो इस कदर मची है कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, जो इनका जो गैंग है, उस गैंग में कैसी खलबली मची है। ये न्यूज़ है जिसमें शाह फैज़ल के बारे में बताया गया है। सॉरी, इफ़ द न्यूज़ इज़ करेक्ट दैट शाह फैज़ल इज चूजन एज अ स्टूज, देन Ahmadullah, my speculation even after this is not wrong, he was chosen as a puppet and as an agent by center, sent by center। अब देखिए पूरा बवाल जो है कहाँ से कहाँ आ गया। यूट्यूबर्स कहते हैं ही विल वेट टिल दे बिकम मेजॉरिटी देन शो हिज ट्रू आइडेंटिटी। सर आपको पूरी जानकारी नहीं है, वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में, आप तो कुछ 2-5% बचे हो वहाँ पे, आपका कोई वजूद ही नहीं है ना। पहले अपना वजूद बनाइए, तब अपन इस तरह की बातें करें। जानकारी पूरी रखा कीजिए, कोई बुराई नहीं है, वो ऑलरेडी मेजॉरिटी में है सर, ऑलरेडी मेजॉरिटी में। ठीक है, अब खलबली जो मची है वो क्या मची है? भारत सरकार ने अपना जासूस भेजा था, क्या सच था? क्या वाकई में भारत सरकार ने गेम खेल दिया अपना जासूस? शाह फैज़ल भारत सरकार का जासूस था? अगर ऐसा था तो मानना पड़ेगा मोदी और अमित शाह को। और अगर जासूस नहीं था तब ये अपने ही आदमी को गाली दे रहे, दोनों ही तरह से, हर तरह से इन्हीं की हार है। इसलिए शाह फैज़ल एक ऐसा मोहरा है शतरंज की इस बिसात में जिसमें कि हर तरफ से कट्टरपंथियों की हार है। अगर वो उसको गाली देते तो उनकी हार है, क्योंकि उन्हीं का नेता था। और उसके साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये देखेंगे कि शाह फैज़ल मुख्यधारा में आ गए तो चलो भैया चुपचाप हम भी चलते हैं। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों में से बहुत सारे लोगों की ये दिखाता हूँ आपको। नादिया बेग हैं और इन्होंने क्या क्या कहा ज़रा ये भी देख लीजिए। इन्होंने जो कुछ कहा वो आपके सामने, इनके ट्वीट्स जो हैं। आसिफ गफूर पाकिस्तान है, ये IAS बनने वाली हैं। आई चेंज माई प्रोफाइल पिक, डिड यू लेट्स चेंज अवर DP एंड शो एवरीवन दैट वी एग्जिस्ट, कश्मीर, ऑपरेशन कश्मीर, कश्मीर ब्लीड्स, न्यू प्रोफाइल पिक। ये इनका कहने का तात्पर्य था। ये इन्होंने तमाम सारे इन्होंने ट्वीट्स किए थे। ठीक है, इमरान खान को भी रीट्वीट करती थी। अब इनकी नौकरी लग गई है, अब ये सिलेक्शन हो गया इनका। अब सिलेक्शन के बाद आलम यह है कि नादिया बेग ने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, पर आर्काइव टेक्नोलॉजी से पुराने सारे ट्वीट्स निकाले जा सकते हैं। और मैंने इसीलिए मैंने ट्विटर के ऊपर कहा था, मैंने बहुत स्पष्ट इस मामले में मेरी राय रहती है और स्पष्ट राय जो है
वो बिल्कुल क्लियर है, और वो भी आपको दिखा दूँ। वो स्पष्ट राय ये रही आपके सामने, यूपीएससी में सिलेक्ट हुए सभी बच्चों के ट्वीट और फेसबुक अकाउंट खंगालिए, हर देश विरोधी पोस्ट ट्वीट पर देश के अलग अलग भागों में एफआईआर कराइए, इससे इनका पुलिस रिकॉर्ड खराब होगा और इन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी। जीरो टॉलरेंस फॉर एंटी नेशनल्स, एक भी बचने पाए ना पाए। कम ऑन गाइस, लग जाओ काम पर। आप लोगों ने भी बहुत पसंद किया, 5200 रिट्वीट है, 12,000 लाइक है, ठीक है। तो बहुत क्लियर है, जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो लोग सोचते हैं आज वो आईएएस में सिलेक्ट हो गए, यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए, तो वो इस देश में नौकरी कर पाएंगे, तो ऐसों को नौकरी करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ये सबक इनको मिलना चाहिए। और सभी लोग ऐसे, आप सबसे मेरा निवेदन है, जहाँ तक ये वीडियो जाता है, सबके ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट खंगालिए और इंश्योर कीजिए इनके ऊपर एक एक एफआईआर, और बस एक एफआईआर से काम हो जाएगा। जैसे ही इनके ऊपर एक एफआईआर पेंडिंग रहेगी, इनको नौकरी नहीं मिलने वाली, क्योंकि पुलिस रिकॉर्ड का जैसे ही वो आएगा पुलिस रिकॉर्ड के लिए इनके थाने में कि भाई इनका पुलिस रिकॉर्ड क्या, तो कहेगा हाँ पुलिस रिकॉर्ड है, इनके खिलाफ केस पेंडिंग है। और यदि केस पेंडिंग है, ऐसी कंडीशन में सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, नहीं मिल सकती। ठीक है, बहुत क्लियर है। इस्लाम स्प्रेड लाइज इन यूनिसन बट पीपल आर वेकिंग अप टू दिस, दे आर लूजिंग क्रेडिबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड। अनीता वी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत क्लियर है, शाह फैज़ल को क्यों रखना चाहिए, मियाँ जी की जूती मियाँ जी का सर। ठीक है, जो कश्मीर में जो लोग अलगाववाद फैला रहे थे, उसके लिए हमारा बहुत नैरेटिव बहुत अच्छे से सेट होता है शाह फैज़ल को रखने से। सरकार रखेगी नहीं रखेगी, सरकार का हेडेक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, जो लोग सुबह से कंफ्यूज हो रहे थे कि हमें शाह फैज़ल को नहीं रखना चाहिए, तो उससे थोड़ा सा आप बाहर आइए। शाह फैज़ल को रखने में हमारा फ़ायदा है। सर आप बेस्ट काम कर रहे हो, यू आर माई इंस्पिरेशन। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तो ही शाह फैज़ल की बात, ठीक है। अब बात उन लोगों की भी करें जो लोग हमारे यहाँ हैं। शाह फैज़ल के ऊपर ट्वीट्स बड़े अच्छे, मीम्स बड़े अच्छे बन रहे हैं। ज़रा वो मीम्स देख लीजिए एक बार मीम्स देखिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। शाह फैज़ल रीजॉइंस एडमिनिस्ट्रेशन मुखबिरी, आई एम इनएविटेबल, एक ये मीम है। एक ये मीम है, शाह फैज़ल 2009 और शाह फैज़ल 2020, ठीक है। अटेंशन सीकर बता दिया गया शाह फैज़ल को यहाँ, ठीक है। और एक ये, फिर एक सबसे बेहतरीन जो मुझे ट्वीट लगा वो ये लगा, ये देखिए आप, इस मीम को देखिए। शाह फैज़ल आईएएस, ये आईएएस शाह फैज़ल खड़ा है। शाह फैज़ल मुखबिर, ये मुखबिर खड़ा है। जेके पीएम, इन्होंने पार्टी बनाई थी, जेके पीएम लीडर शाह फैज़ल, वो ये खड़ा है। और कश्मीरीज ये खड़े हैं और पूछ रहे हैं व्हाट द हेल इज़ दिस, आखिर ये माजरा क्या है, शाह फैज़ल कौन है। तो ये स्थिति जो है, ये स्थिति आ रखी है देश के अंदर, ये स्थिति आ गई है यहाँ पर कश्मीर के अंदर कि उनको यही समझ में नहीं आ रहा उन्हें करना क्या है, यही पल्ले नहीं पड़ रहा कि करना क्या है। खैर, इसलिए शाह फैज़ल को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, डिसीजन मैं सरकार के ऊपर ही छोड़ता हूँ, क्योंकि सरकार का काम, ये हम लोगों का काम नहीं है, राइट। तो सरकार डिसाइड करे उसको क्या करना है, सरकार के हिसाब से क्या बेहतर है, सरकार वो देखे, और सरकार उस हिसाब से देश हित में जो भी फैसला लेगी, हम उस देश हित के फैसले के साथ सरकार के साथ खड़े हैं। और जिस प्रकार से जो आईएएस आईपीएस को भी निकाला जा सकता है, उस तरह से ये कानून बड़ा अच्छा, 370 जो हटी है, गवर्नर रूल जो हुआ है, बहुत बेहतरीन हुआ है। तो यहाँ एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है, इस चीज़ से जो आर्टिकल 311 हमें पता नहीं था, सेक्शन 2C हमें पता नहीं था, तो दिल्ली में भी जो लोग मनमानी कर रहे हैं, जो उल्टे सीधे मुकदमे लगा रहे हैं आईपीएस, ये ज़रा समझ लें कि यह आपके लिए परेशानी का सबब हो सकता है और आपकी नौकरी सीधे सीधे जा सकती है। इसलिए इस प्रकार की चीज़ें ना करें, ठीक है ना। तो वो उनके लिए भी एक सबक है, और वो जितनी जल्दी इस सबक को ले लें उतना अच्छा है और उतना बेहतर उनके लिए होगा, ठीक है। AK जिसकी भी आईडी है, आपको लास्ट वार्निंग है, इसके बाद आपको बैन कर दिया जाएगा, राइट, ठीक है। यहाँ हम किसी भी धर्म, किसी मज़हब या किसी व्यक्ति को गाली देने नहीं आते। हमारे पास बहुत तर्क है, हमारे पास बहुत सारे सबूत हैं और बहुत सारी बातें हैं जिससे हम बिना गाली दिए हुए अपना काम कर लेते हैं। और जिसके पास शब्द नहीं होते, जिसके पास तर्क नहीं होते, उसे गाली देने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मेहरबानी करके मेरे लाइव पर या मेरे यूट्यूब चैनल पर मेहरबानी करके ये मत किया कीजिए, मुझे इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। 1,00,000 2,00,000 आईडीज़ भी एक साथ भी उतर आए अगर विरोधी में, तो भी बड़े आराम से उनसे निपट सकता हूँ, मुझे उसकी भी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए बिल्कुल परेशान मत होइए। आर्टिकल 211(2C) ऑल इंडिया सर्विस ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है। आप उसको थोड़ा सा पढ़िए, मैंने जितना पढ़ा नरेंद्र प्रताप जी, उसमें बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर हटा सकता है।
और गवर्नर सिर्फ तब हटा सकता है जब गवर्नर का रूल हो वहाँ पर, राइट। अगर मुख्यमंत्री का रूल है तो नहीं हटा सकते, ठीक है, क्योंकि फिर वो उनके काम में, उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप माना जाएगा और ऐसे में उनका डिसीजन गलत माना जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति उसको ओवर रूल कर देंगे। मैंने 211 बोल दिया, 311 की जगह। चलिए कोई बात नहीं, मैंने पहली बार तो सही बताया, आपको दिखाया, मुझे भी याद नहीं मैंने क्या बोला। बहरहाल चलिए, अब वो लोग जो बदल रहे हैं वो तो बदल ही बदल रहे हैं देश के अंदर, और जो बड़े बड़े लोग हैं वो कैसे बदल रहे हैं ज़रा इसको देखिए। ये एक ट्वीट है, मैंने कहा था अमिताभ बच्चन जैसों को ब्लॉक किया जा रहा है, मैं खुश हूँ, मेरा देश जाग रहा है, विश्वगुरु सनातनी जाग रहा है। अमिताभ बच्चन साहब को ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है। कौन लोग ब्लॉक कर रहे हैं? आप लोग ब्लॉक कर रहे हैं। क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? ब्लॉक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने राम मंदिर बनने पर कोई बधाई नहीं दी, इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा बड़ा खतरनाक हुआ। उसका नतीजा ये हुआ जो आप सोच नहीं सकते। उसका नतीजा मैं आपको दिखाता हूँ कि हड़बड़ाहट में कैसी कैसी चीज़ें हो जाती हैं, है ना, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और हम थोड़ा सा टाइमलाइन पर नीचे जाकर देखेंगे अमिताभ बच्चन जी की कि उन्होंने क्या क्या ट्वीट किया। तो ज़रा देखिए, आजकल अमिताभ बच्चन जी के ट्वीट बहुत बढ़ गए, वो किसी न किसी तरह कवर अप करना चाह रहे हैं उस चीज़ को। और देखिए श्रावणी सोमवार तो सुना है, 7 अगस्त को जब ये बवाल मचा 5 अगस्त के बाद, तब कहते हैं राम किहिन चाहे सो होई, करे अन्यथा कछु न होई। राम याद आ गए इनको, अचानक से देश की जनता ने राम याद दिला दिए। श्रावणी शुक्रवार, अब भाई साहब श्रावण तो ख़त्म हो गया, भादो लग गया सावन के बाद, आप सावन में ही जी रहे थे अभी तक, कमाल हो गया। और बाकायदा ये लीजिए, बाकायदा राधा कृष्ण की फ़ोटो भी इन्होंने ट्वीट कर दी। तो इनको भगवान याद आ गया, बड़ी जल्दी याद आ गया। किसको याद आ गया? सुपरस्टार, मेगा स्टार, स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन को। किसकी वजह से? आपकी वजह से, ठीक है। आज देख लें आज क्या किया, आज तो नहीं भूल गए, अब नहीं भूलेंगे, अब ये जीवन में कभी नहीं भूलने वाले। ये लीजिए साहब, जन्माष्टमी की शुभकामनाएं ले लीजिए। बरसात जात हृदय प्रफुल्लित हो जात, ठीक है ना। जन्माष्टमी की डबल शुभकामनाएं ले लीजिए आप, किसी और का नहीं, अमिताभ बच्चन जी का ये अकाउंट दिखा रहा हूँ, 2 ट्वीट हैं। भैया कैसे तो खुश हो जाओ, अब तो जान छोड़ो। गो ग्रीन गार्डन, धन्यवाद। ये लीजिए साहब, और ले लीजिए, आप तो लेते जाइए, लेकिन जान छोड़ो भैया। अरे देशवासियों, ऐसे ना पकड़ो, सुपरस्टार हूँ भैया मैं तुम्हारा, हो गई मुझसे गलती, लेकिन गलती मानने को तैयार नहीं है। ढीठता देखिए साहब, बॉलीवुड की ढीठता देखिए, मैं बड़ा हैरान हूँ। अमिताभ बच्चन जी के लिए मैं इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, कभी नहीं करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा कद है, मैं कहीं लगता नहीं हूँ उनके आसपास, बहुत रिस्पेक्टेड हैं और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उनकी। लेकिन आखिर ये बॉलीवुड के अंदर ये कौन सा ढीठपन क्या है? एक अड़ी किस बात की है कि नहीं हम नहीं करेंगे? जनता ट्रोल कर देती है, फिर आप लाइन पर आते हो। अरे एक बार एक ट्वीट लिखने में कि हाँ मुझसे चूक हो गई भाई, मेरी तबीयत ख़राब थी, या मैं उस दिन ध्यान नहीं दे पाया, मैं खुद देख रहा था, मैं ट्वीट नहीं कर पाया, ये इतना सा लिखने में कितनी देर जाती है? और किस लिए सेक्युलर बन रहे थे आप? अब बन गए सेक्युलर, अब देने पड़ा था 4 बार शुभकामनाएं। अब क्या हुआ सर? समझिए, देश बदल रहा है, जनता जाग रही है। आप कौन से मुगालते में आप लोग हैं? अभी आपको बाकी लोगों की तरह आपको भी ब्लैकआउट कर दिया जाए। मालूम है ना दीपिका पादुकोण का क्या हाल हुआ था? टिकट नहीं बिक रहे थे, बुला बुला के पकड़ा रहे थे। भैया अंदर जाके देख तो लोग, कम से कम फोटो खींचने के लिए लोग हो जाएं। ये स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति मत कीजिए सर, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप सब ये मत कीजिए, नहीं तो आपका गुलाबो सितारो हो जाएगा 2 मिनट में, सिताबो जो भी है XYZ, ठीक है ना। और अभी सड़क 2 का क्या हाल हुआ वो तो देख ही लीजिए, इंटरनेट पर, गूगल पर, यूट्यूब पर उठाकर देखिए। जहाँ सड़क 2 लिखा है वहाँ 2000 लाइक है, 2 लाख डिसलाइक है। ये आलम है, इतना फर्क। तो देश जाग रहा है, लोग जाग रहे हैं, और लोग जब जाग रहे हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है। और लोग अभी और जागना बाकी है, लेकिन लोग जाग रहे हैं वहाँ तक तो सही। कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं, कुछ लोग ऐसे सो रहे हैं कि वो नींद से जागने को तैयार नहीं है। सुदर्शन न्यूज़ की न्यूज़ दिखा रहा हूँ, और ये इस न्यूज़ को ध्यान से देखिएगा। ये दिल्ली का मदनपुरा खादर खाली गली नंबर 4 है। राम नाम के दीपक जलाए किस दिन? जिस दिन राम मंदिर का निर्माण हुआ उस दिन। और उस पर अमरतल्ला खान के समर्थकों ने हिंदू परिवारों पर हमला बोला, और इसके बाद 2 हिंदू लोगों को जेल भेज दिया गया। ये स्थिति है।
जय हिंद, लव यू नितिन सर, कहते हैं परमवीर सिंह जी, धन्यवाद। जय किशन जी, वंदे मातरम एजेंडा 21 क्या है नितिन जी, कृपया इस पर विशेष रोशनी डालिए। बिल्कुल सर, सब पर सारे एजेंडे रेफरेंडम 2020 से लेकर सब पे डालूंगा। ये वो पटाखे हैं जो कभी चल ही नहीं पाए, ये वो फुकी झालर हैं जो कभी जल ही नहीं पाई। तो ये स्थिति है साहब, इस तरह से चल रहा है देश के अंदर। और सिर्फ ये नहीं, कर्नाटक में जो चल रहा है उसको भी देख लीजिए। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप देख लें। अब ठीक नीचे जीसस की प्रतिमा फ़ोटो पहुंच गई और ये ज़बरदस्ती रखवाई गई है पुलिस द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ट्वीट में आया है। अयप्पा स्वामी टेम्पल एट कोलेगल कर्नाटक, डिवोटीज आर फोर्स टू वर्शिप मैरी एंड जीसस, सेकुलरिज्म हेल्स। ठीक है, तो ज़बरदस्ती का ये जो सौदा है ये कर्नाटक में चल रहा है। जल्दी से सुधर जाइए, जिसकी भी सरकार है सुधर जाए, नहीं तो बड़ी परेशानी आ जाएगी। फिर परेशानी आएगी, फिर आप लोग कहोगे ये क्या हो गया। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, बंगाल में जो कांड हुआ है वो आपको देखना चाहिए। वो इस कदर हुआ है कि जिसको आप सोच नहीं सकते। आप जहां आपकी सोच जाएगी उससे ज़्यादा बंगाल में हालत ख़राब हुए और जगह जगह लोगों के साथ जो हुआ है वो आपके सामने है। बोल रहा कि बम फेंक देंगे, तुम लोग का बाड़ी तबाह कर देंगे, बम फोड़ देंगे। उसके बाद कल आएंगे तो तुम लोग को बताएंगे। और इसके बाद ये लोग सब लोग चले गए बाड़ी से। हम लोग है, हम भी लोग जा रहे हैं, अभी भी जा रहे हैं। नहीं, आप लोग रहिए, थोड़ा देर में पुलिस मीडिया आएगा। यहाँ से जाना होना नहीं है, सब लोग जो लोग गया है वो लोग वापस आएगा। हम लोग तो भी डर गए हैं ना, हम लोग का बाल बच्चा है, अब लोग बम फेंक देगा लोग तो हम लोग क्या करेंगे रह के, जब ये जाने नहीं बचेगा तो। घर में से खींच कर मारा जा रहा है लोगों को, घर में से खींच कर घर में से ले आए। और ये बंगाल की स्थिति है। चलिए एक और वीडियो देख लीजिए आप। लोग छोड़ के घर भाग रहे हैं ताले लगा कर। इस वीडियो को आपको शुरू से दिखाता हूँ। ताले ही ताले दिख रहे होंगे आपको। लोग घर छोड़कर भाग गए। इनका दोष सिर्फ इतना है कि राम जन्मभूमि का जिस दिन शिलान्यास हो रहा था उस दिन इन लोगों ने दिए जला लिए, उस दिन इन लोगों ने खुशियां मना ली। ये बंगाल का हाल है, कहीं और का नहीं। ठीक है साहब, अगर आपको लगता है ये कम है तो इधर आ जाइए। अब ये सुन लीजिए। ये लोग, आप लोग देखिए भाई बंधु, पूरा मुसलमान लोग टिकिया पड़ा में 4 दिन से मार रहे हैं हम लोग को। और ये वर्दी में साहब आए हैं गंजी और गमछी देख के, गंजी देख के भगवा और गंजी देख के अभी देख हमने चल। ये भाई को भी मारा गया है, आप देख सकते हैं इन लोग। और सबसे आश्चर्यजनक ये बात है कि जब ये लोग थाना में रिपोर्ट लिखाने आए हैं तो पुलिस रिपोर्ट तक नहीं लिखा और यहाँ से भगा दिया है। ये इतना गुंडा पुलिस हुआ है यहाँ का। देखिए इनको मारे किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। डर के मारे ये लोग बोल नहीं पा रहे हैं कहीं। आप सब इस घटना को एक ऐसे जगह पर पहुंचाइए जहां से ये पता चले कि पश्चिम बंगाल में कोई अकेला नहीं है और किसी के घर में ढुककर गुंडागर्दी कोई समाज करेगा तो कोई इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देखिए छोटे छोटे बच्चे को मेरा फेंक दिया, मैं बर्तन बर्तन मैं फोड़ दिया, आगे इनका देखिए ये है इस भाई तो घर से फेंक दिया है। इतना गुंडागर्दी ये लोग मचा के रखा है टिकिया पाड़ा में। पुलिस को पीटा, उसके बाद ये पुलिस वाला बेशर्म है लोग, ये पश्चिम बंगाल का पुलिस ये लोग मारा है। देखिए महिला को घर में ढुक के रात में गुंडागर्दी होता है और ये लोग हबड़ा थाना कोई कार्रवाई नहीं करता है यहाँ पे। और आज हमको मारा है लोग पुलिस वाला घेर के। अब देखिए ये आवाज उठाने का नतीजा ये हुआ कि ये लड़के को उसके बाद पुलिस वालों ने जमकर मारा, 3rd डिग्री इस लड़के को दिया। ये बंगाल का हाल है कि अगर आपने राम मंदिर के लिए दीपक जला लिए तब ये मारेंगे। यही वो प्रेशर है जो संभवतः सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के ऊपर भी क्रिएट हुआ होगा। उन्हें जब ये लगा होगा कि अगर मैंने ये कर दिया, राम मंदिर की बधाई दे दी तो बड़ा बवाल हो जाएगा, मेरे घर पर हमला हो जाएगा, शायद इस डर के कारण ही उन्होंने नहीं दी होगी। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से प्रतिकार किया उससे वो मजबूर हो गए और उन्हें बाकायदा बधाई भी देनी पड़ी। सब कुछ उन्हें वो करना पड़ा जो वो शायद वो नहीं करना चाह रहे थे। ये आपकी बहुत हद तक देखिए जीत है। अब आते हैं एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और वो न्यूज़ है भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उसकी क्या तैयारी हो गई? लग तो ऐसा ही रहा है कि उसकी पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है और अंदर ही अंदर ऐसे वीडियो कॉल्स चल रहे हैं, ऑडियो कॉल्स ऐसे फॉरवर्ड हो रहे हैं व्हाट्सएप पर, जिनमें कि कहा जा रहा है
सॉरी, कि 15 अगस्त को सारे मुसलमान इकट्ठे होकर अलग देश मांगे, भारत से अलग देश मांगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये न्यूज़ आप इसको भी देख लीजिए, ये न्यूज़ मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, आप इस न्यूज़ को देखिए और बहुत ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा, ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पतंजलि योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़रा इस न्यूज़ को देखिए, इस न्यूज़ को समझने का प्रयास कीजिए। Lobby Times has accessed at least 3 pieces of evidence of this chilling cause. Not only are Indian Muslims being instigated by this Break India lobby, but they're also being threatened that if they refuse to end their affiliation with the country, the BJP or the RSS, they are going to face the consequences. First, listen in to an audio tape that is being circulated, that is being sent by people on their mobile phones asking Indian Muslims to rise up against India. को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरी तमाम मुसलमान बहन भाइयों से अपील है कि आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से रोकें। हमें सिख बहन भाइयों से सबक सीखना चाहिए जो अपनी आज़ादी और अलग मुल्क खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम 2020 कर रहे हैं। हमें भी हिंदुस्तान से मुसलमानों के लिए अलग मुल्क उर्दुस्तान बनाने के लिए काम करना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़। All right, joining us on this story, we have तो साहब ये ऑडियो चल रहा है कि हमें भी अलग मुल्क मांगना चाहिए। ये आपने सुन लिया, आप सबके सामने है, और ये टाइम्स नाउ की न्यूज़ है, कोई मेरी घर की बनाई हुई नहीं। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। तो अब फिर से वही सब चीज़ें शुरू हो रही हैं जो 1947 में हुई थी कि अलग मुल्क मांगो, ये करो, वो करो, और ये इनका असली चेहरा है। लोगों ने मुझसे पूछा था, राहत इंदौरी जी नहीं रहे, नितिन जी आपको क्या लगता है वो क्या हिंदू विरोधी थे? मैं नहीं जानता वो हिंदू विरोधी थे कि नहीं। आपको उनका एक ऑडियो सुना देता हूँ, सॉरी वीडियो दिखा देता हूँ, उस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है तो तलवार उठा मेरी तरह। मुझसे दिल की हिमायत नहीं होने वाली है। साथ चलना है। ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी धन्यवाद, मनीष जी धन्यवाद। अब आप ये देखिए कि तलवार उठा मुझसे बुज़दिल की हिमायत नहीं होने वाली। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए। और ये मुशायरा जो उन्होंने किया है, ये साहब जो जमायती मुशायरा हुआ है उसका ये मैंने आपको दिखाया। ये था एहतजाजी मुशायरा अगेंस्ट CAA NRC, हैदराबाद में हुआ था, जहाँ ये साहब बोल रहे थे। अब इसके बाद ये कौन है, क्या है, किसके विरोधी हैं, ये आप देख लीजिए। हमें तो देश विरोधी लगते हैं, जो CAA NRC का विरोध कर रहा है वो देश विरोधी है। हमें तो देश विरोधी लगते हैं, आपको क्या लगते हैं ये आप देख लीजिए। नहीं मनोज कुमार जी, हमारी ये भाषा कभी नहीं होनी चाहिए, है ना। इस बात से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत अच्छे तरीके, बहुत अच्छी तरीक़ों से हम अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत तमाम हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जिससे हम रख सकते हैं। हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इस प्रकार की भाषा पे उतरने का, और ना कोई भी इस प्रकार की भाषा पे ना उतरे। तो 34 मिनट हो गए। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना रहता है कि भाई लाइव बहुत लंबा जाता है, लाइव को कम करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस लाइव को यहाँ कम कर दें, लेकिन एक न्यूज़ और दिखा दें आपको चलते चलते। अभी बहुत सारे लोग रोने वाले हैं, आप इस चेहरे को बड़े ध्यान से पहचान लीजिए। इस व्यक्ति का नाम है प्रोफेसर अपूर्वानंद, और ये इतना आनंद ले रहे थे कि ये देश के टुकड़े करा रहे थे। दिल्ली के दंगे कराने वाला मुख्य आरोपी यही है। इसके घर पर मीटिंग होती थी और सीक्रेट मीटिंग्स में ये जाया करता था। अब ये भी शिकंजे में फंस गए हैं, अब ये भी चिल्लाएंगे। अभी इनको भी बहुत सारे कानून याद आने वाले हैं, बहुत सारी इनकी आज़ादी जो है, जो चिल्ला रहे थे वो आज़ादी इनको दी जाएगी। तो तमाम सारी चीज़ें भी होना बाकी है, बहुत कुछ आपके सामने आना बाकी है। इसको भी देखते रहिए, इसको भी समझते रहिए। और जो लोग अलग देश की कल्पना भी सोच रहे हैं, ऐसा कतई मत सोचिए, क्योंकि आपको अलग देश नहीं, आपको अलग प्लैनेट मिलने वाला है। ऐसा मत सोचिए। जो लोग ये सोच रहे हैं अलग देश कर लेंगे, ये कर लेंगे, उनको अलग देश नहीं मिलने वाला, उन्हें एक अलग प्लैनेट मिल जाएगा जहाँ वो जाएंगे 72 के पास में।
ठीक है, तो ये दिमाग से गलतफहमी निकाल दीजिए, ना तो भेजा आपका जो है ना, इसको खाली कर लीजिए आप जल्दी से जल्द। ये कीड़े जो पल रहे हैं इसको बाहर निकाल लीजिए। और यदि कोई इस प्रकार की बात करता है तो आपका सबसे पहला परम कर्तव्य है, जब आपके पास इस प्रकार का मैसेज आ रहा है तो आप इसको पुलिस को रिपोर्ट करें। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तब फिर आप भी बराबर के दोषी माने जाएंगे। और ऐसे में किसी भी प्रकार की कोई रियायत की उम्मीद कतई मत कीजिएगा सरकार की तरफ से, न देश की जनता की तरफ से। 3000 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 1200 लाइक है। गब्बर बिल्कुल भी खुश नहीं है, गब्बर शाबाशी भी नहीं दे रहा है। जल्दी से लाइक्स पहले बराबर कर दीजिए तो कम से कम कुछ लगे कि हाँ लाइक बराबर हैं, तब फिर अपन कुछ आगे की बात करें। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगी हुई घंटी को बजा दें, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग गूगल फॉर्म ध्यान से भर दें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ, उसको भर दीजिए। और टेलीग्राम चैनल से ध्यान से जुड़ जाइएगा। बोल दिया सर, बोल दिया। लाइक के लिए सब लोग लाइक करते रहेंगे। नितिन जी, कोरोना वैक्सीन के लिए 2 शब्द बोल दीजिए। आने की उम्मीद है, जल्दी आ जाएगी, है ना, जल्दी आ जाएगी। क्या हुआ, रवि चंदेल को किसी ने चुप कर दिया? क्या बात हो गई भाई? रवि चंदेल ने ऐसा क्या कह दिया? हमको तो कहीं दिखा नहीं, बच गए होंगे। खैर, किस्मत है उनकी अच्छी, है ना। और क्या बात है गब्बर जी? सर क्या करें, गब्बर ही बनना पड़ता है, यहाँ तो काम ही नहीं चलता बिना गब्बर बने हुए। प्यार से हाथ जोड़ के बात ही नहीं होती है। तो चलिए मित्रों, ये था एक छोटा सा लाइव। और इस लाइव में आप सब जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब 1 मिनट। विप्लव चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। कहते हैं एनआरसी और जनसंख्या कानून को जल्द लागू करना पड़ेगा, हमें भी घर पर बैठने से नहीं चलेगा। बिल्कुल विप्लव जी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अनुपमा कुमार कहते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव, शॉकिंग रेवलेशन ऑफ सेपरेट कंट्री। जी, इस पर हम और बहुत सारी जानकारी लेकर आपके पास में आएंगे। हालांकि ये कॉल्स अभी जो आ रहे हैं ये प्राइमरली पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है, पाकिस्तान से कॉल्स आ रहे हैं। IVRS के आ रहे हैं, मतलब आप कॉल उठाएंगे और आपको आवाज़ सुनाई देगी, है ना। तो वो ये जो तरीका है वो तरीका ये है भड़काने का। तमाम सारे मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा कॉल जा रहे हैं इस प्रकार के। अब समस्या ये है कि इन कॉल्स को ब्लॉक करना चाहिए सरकार को, और जितने भी प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं उन पर भी बहुत सख्ती करनी चाहिए। और यदि इस प्रकार का कॉल उनके फ़िल्टर से निकल रहा है तो ये इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, इसमें अंदर कोई मिली भगत होती है। तो ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ाना पड़ेगा आपको 14-14 साल, तब शायद ये लोग सुधरेंगे, वरना इनको समझ में नहीं आएगा। नितिन जी, रशिया ने बना तो दी वैक्सीन, हाँ बना दी है, लेकिन अभी कितनी अप्रूव्ड है, कितनी सक्सेसफुल है, ये अभी नहीं कह सकते। तो जब सक्सेसफुल होगा तब देखें। लेकिन हाँ, इस महीने में वैक्सीन आ जानी चाहिए, शायद भारत की भी आ जाएगी, जो सक्सेसफुल अभी तक हो रही है, ट्रायल्स में अभी तक सक्सेसफुल आ रहे हैं। शायद हो सकता है 15 अगस्त या हो सकता है 30 अगस्त तक आपको इसकी जानकारी मिल जाए। सर हम मगन हो जाते हैं, आप में लाइक करना ही भूल जाते हैं, परमवीर सिंह जी। अरे बाप रे बाप, भैया लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, ऐसे अगर मगन हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। दीपेश सेहेगडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए, धन्यवाद। और यदि आपको हमारा काम अच्छा लगता है, यदि आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके भी सारे ऑप्शंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, राइट। तो ये लाइव आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपको भविष्य में किस प्रकार के लाइव आप सुनना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम प्रयास करते हैं आपके कमेंट्स देखने का। तो थानोस कहते हैं हिंदू मुस्लिम हो गया हो तो, अरे साहब हिंदू मुस्लिम थोड़ी हो रहा है, देश तोड़ने की बात हो रही है। नितिन कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, कहते हैं जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। बिल्कुल साहब, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी मित्रों को, जितने भी मित्र देख रहे हैं, आप जिस भी धर्म से हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान कृष्ण सभी का कल्याण करने वाले हैं और भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। यही कामना के साथ आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जन्माष्टमी का त्यौहार ज़ोर शोर से मनाएं। इसमें मत पड़िएगा कि आज है कल है, इसमें मत पड़िएगा। ज़ोर शोर से मनाएं, जब आपका मन करे तब मनाइए, ज़ोर शोर से मनाइए और पूरी ताकत के साथ मनाइए, पूरी श्रद्धा के साथ मनाइए। नमस्ते भाई साहब, मुस्लिम कौम के अच्छे और हिम्मत वाले समझदार एजुकेट लोगों को आगे लाकर अपनी कौम को समझाना पड़ेगा, चरण सिंह जी कहते हैं। बिल्कुल साहब। चिराग जी बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन कंट्रीब्यूशन के लिए। तो मित्रों अब इजाज़त लेता हूँ और फिर मिलेंगे जल्दी ही कुछ नए मुद्दों के साथ। बहुत सारे मुद्दे हैं जो पेंडिंग है। आज कुछ अचानक से कुछ ऐसे शॉकिंग रेवलेशंस थे जिनकी वजह से हमने इसको छोटा रखा, छोटा वीडियो रखेंगे अगली बार भी। बहुत बहुत धन्यवाद।